बीजेपी, मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजोरिटी थी। और उसमें अब यहाँ पे देखें, जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान, भारत जो है, मेजोरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस पे सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, उनका प्लान ये है कि मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है, उनको डिलीवर कर जाते हैं, उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत में तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है, और तरक्की है 7.6% उनकी इकॉनमिक ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अब अगर वो मोदी साहब को चीजें वो सर्व, ये तो उसका अच्छा दूसरा इलेक्शन का साल, इलेक्शन का फायदा भी लेंगे वो इस पे, जाहिर है ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था, ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाई फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। अब हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख लिया, कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाई फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है, जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है। हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने, अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर ऑलमोस्ट दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। और दूसरा, मैं सबसे ज्यादा, मैं क्योंकि खुद एक इमिग्रेंट हूं, जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा ऑन द प्लेनेट, रिगार्डलेस एनी कंट्री यू पिक अप। कोई भी, आप भारत देख लें, ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें। साउथ अफ्रीका का पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था जो उनका, उसका वो गुप्ता, क्या नाम था उसके साथ, गुप्ता साहब थे, जो बहुत बड़े वहां पे वो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप, वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा, अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है। अबू धाबी में जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख लें कि उसके पीछे क्या है, उसके पीछे डायस्पोरा है। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं। They are committed to their cause. They are committed to the religion. They are committed to India. इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूं, हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत। और मैं ये कहता हूं सीख लो, आपको कुछ सीखना होता जाते। आपने अफगानिस्तान से भी सीखने की कोशिश की, आपने तालिबान के जश्न मनाए हैं, अगले मुंह से चौके मारी, उन्हें क्या परा करो, उन्हें अपने मिसाइलों का नाम ही चेंज करो अपने। लेकिन ये कि आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप है, सबसे ज्यादा जाहिल आप है। आपका हर मौलवी जाहिल है जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है। पूछा जाए तो वो दो लफ्ज ना उर्दू के जानता है ना इंग्लिश जानता है। अरबी मुंशी फाजिल पढ़ के आ जाते हैं तो आलम सारे अरबी, डॉक्टर साहब ने PhD अरबी की थी। वो यार को खुदा दा खौफ करो, तुसी को बचो, कोई तरक्की वाले पासे जाओ। मैं आज I'm shocked कि चीमा साहब किसी के मुंह से अभी तक मैंने दो लफ्ज नहीं सुने। आज मैं खास 2-4 दिन से, क्योंकि ये हमारे न्यू ईयर की छुट्टियां और मैं मुसलसल यहाँ पे कोशिश करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ अगले सालों के जो आगे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और मैं देख रहा था कि इस वक्त मैंडेटरी कर दिया है उन्होंने भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा की, कंप्यूटर डाटा की तालीम के बारे में। इट्स मैंडेटरी regardless of what you want to become, you have to study artificial intelligence and how the computer data system works. लेकिन आज तक आपके आज मैं बल्कि आगे चल के बात करूंगा, हमारे आर्मी चीफ साहब ने एक तकरीर फरमाई है, थोड़ा सा उन्होंने खींचा है लौंडे लपाड़ों को, लेकिन दूसरा माफियाज का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन हाफिज साहब कब करेंगे वो? 2028 में करेंगे वो प्रोग्राम। आपको रात को चाहिए इन्फोर्स करें माफिया का। आप माफिया को हाथ डाल सकते हैं, प्लाटा वाले सारा मुल्क तो बैठ के अकाउंट बनाता है तू पढ़ के। लेकिन चीमा साहब उसमें बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, जो मुझे, आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, इस वक्त अगर देखा जाए तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड अमंग बोथ कंट्रीज। इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से भी अगर देखा जाए, मैं बात उसकी ये भी करना चाहूंगा
कि एक तरफ तो हमारे नवाज शरीफ साहब जो मुस्तकबिल के वजीर आजम है, बार बार ये कह रहे हैं कि भारत से रिलेशनशिप ठीक करेंगे। जो करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं 300 जंगें करने के लिए तैयार हैं। आप सुबह उठ के एक सिग्नल भेजते हैं, शाम को दूसरा सिग्नल भेजते हैं, लेकिन एक खतरनाक बात जो आ रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर कि उन्होंने हाफिज सईद साहब को मांगने के लिए एक प्रॉपर चैनल के जरिए आपको रिक्वेस्ट कर दी है, जिसका जवाब ज़हरा बलोच साहबा ने दिया है, आपके फॉरेन मिनिस्ट्री ने, और वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सकी। एक तो उन्होंने कहा ये क्या सराहियां है, दूसरा उन्होंने कहा है कि वो मांगा है उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं हाफिज सईद साहब के। लेकिन इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, मैटर फैक्ट इसका आपको सोचना होगा कि वेयर यू आर हेडिंग एज अ पाकिस्तान, जो कि एक फॉरेन पॉलिसी लेस कंट्री है, डॉलर बेस्ड पॉलिसीज हैं, लेकिन आपको सोचना होगा कि अब वो दे हैव टेकन अ वेरी कैलकुलेटेड मूव, they are taking a very, लेकिन हमारी तो टर्च उनसे ट्रीटी क्यों नहीं आओ तेरे एमएस क्या पैर मारे आया था। नहीं, लेकिन फैक्ट ऑफ में ले जाने की ट्राई करेंगे वो आपको, दोबारा आपके ऊपर और चीजें करेंगे। और दूसरा देखिए, इसको आप एक नजर से नहीं देखना, इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब सी है। टाइमिंग ये है कि आपके आर्मी चीफ साहब अमेरिका गए हैं और डॉक्टर जयशंकर साहब रशिया गए हैं, उनके रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी सी रिफ्ट आई है। जो ये मैं उस तनाजर से देख रहा हूं सारी चीजें। और आगे जो पहले एक दफा हमने शायद जिक्र किया था कि ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान की मेंबरशिप है, वो भी आपको भूल जानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि द अलायंस, द ब्रिक्स इज रशिया और चाइना का अलायंस है वहां पे। और जो आपने 2 हफ्ते का यहां ट्रिप किया है दर हकीकत, और मैं बताना चाहूंगा खासकर कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एंटी अमेरिका है। ब्रिक्स क्या जा रहा है बनाने, आईएमएफ का तोड़ निकालने के लिए जा रहे हैं। तो आप या आईएमएफ से पैसे लेंगे या फिर ब्रिक्स की मेंबरशिप लेंगे। तो ये चीजें उस तनाजर से मैं देख रहा हूं कि ये जो हाफिज सईद साहब का बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने मांगा है इज वेरी कैलकुलेटेड। यू हैव टू कम अप विद सम काइंड ऑफ अ लेजिट आंसर ऑन इट, अदरवाइज इसकी टाइमिंग जो है वो इतनी आसान नहीं है। मेरा जिस तरह हम ले रहे हैं कि हमारे बाज़ाब्ता, मैं कौन सा कह रहा हूं कि आपने दे देना है उनको, हाफिज साहब को आपने नहीं देना। ज़हरा बलोच साहब ने जो जवाब दिया, देना कोई नहीं है, लेकिन आपको बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी में गदा करेंगे आप, और चीजें आपके ऊपर लग सकती हैं, चीजें जा सकती हैं। वो तो ऑलरेडी उनके ऊपर सब केसेस हैं, वो जेल में है, इज फेसिंग द चार्जेस। नहीं, वो जेल गुलबर्ग में या किसी बैरिया टाउन की किसी कोठी के अंदर अगर जेल है उनकी कोई 2 कनाल की, तो उसमें ही है वो। जेल तो जेल होती है ना चीमा साहब, जो वो देखा नहीं हमारे मुर्शिद साहब रो पड़े अगले दिन अदालत में पहुंच के। जेल तो इस तरह की होती है। नहीं तला सईद जो है वो अगला आपका मिनिस्टर होना है किसी कैबिनेट में। नहीं, आपकी बात सही है, हाई प्रोफाइल टारगेट है, ध्यान रखना पड़ता है। तार साहब, आपने मुर्शिद का नाम लिया है, वो सुना है कोई आर्टिकल आ गया अमेरिका में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उन्होंने कहा इसके बंदे के पास तो प्लान ही कोई नहीं है, तो गाली कोई नहीं। तार साहब, ये तो कहा जाता है कि उनके बारे में कहा जा रहा है इमरान खान की कि इसके पास 2/3 भी मेजॉरिटी आ जाए तो ये मुल्क नहीं चला सकता। ये बात तारक साहब, आपने तो बड़ा गहरी अंडरस्टैंडिंग है, और आपकी, हम तारक साहब आपके बेसिकली मुरीदों में से हैं जो आपकी वो बातें मानते हैं, जो आपने इमरान खान के बारे में बहुत सारी बातें की हुई, और कुछ तो और जिन्होंने ना लोहे तलकीर है कि बिल्कुल सही कही है आपने, ये वाकई नहीं चला सकता। आप तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कह दिया। चीमा साहब धूमे हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा है उन्होंने। मैं वॉल स्ट्रीट इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा फैन हूं। उनके आर्टिकल की जो हेडिंग थी वो कहती ये थी कि इमरान खान कम बैक वुड बी पाकिस्तान सेटबैक। नीचे उन्होंने 3 चीजें उसकी लिखी। उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने कहा ये एंटी आर्मी है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और ये उसके खिलाफ जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि अमेरिका इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, अमेरिका के खिलाफ है क्योंकि इसने अमेरिका के खिलाफ जो सेंटीमेंट है लोगों के वो इसने इस्तेमाल किए हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि कश्मीर के बारे में ये अजीब अजीब किस्म के नारे मारता है, ये अजीब अजीब किस्म की बातें करता है। और मजीद उन्होंने आगे चल के कहा है कि पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड, बिकॉज आज तक की डेट में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इज यूएस। तीसरी उन्होंने बात की है कि, और अगली उन्होंने बात की है कि लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स फार्मूले से इसके पास, और उन्होंने कहा इट्स नॉट ट्रस्टवर्दी। अब उस पे मैं एग्री करूंगा धूमे साहब से। धूमे साहब ने जो लिखा है, मेरा सिर्फ आप लोगों से सिर्फ 2 क्वेश्चन करूंगा, तो उसका अगर कोई जवाब दे दे तो मैं विड्रॉ कर लूंगा। एक खातून कहे कि तुम मुझसे शादी करो, 5 बच्चों की मां तुमसे मुझसे शादी करो, तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, ये उनके रेज़्यूमे पे पहला लिखा गया एक बात। दूसरा बुजदार साहब है, और तीसरा सर पे बाल्टी पहन के सारा दिन कहते थे जी ये जी मैं जा रहे थे दालतों में निकल रहे होते सर पे बाल्टी पहन। तो आप कह सकते हैं। तीसरा, अपनी एक बच्ची अबैंडन कर रखी है इंग्लैंड के अंदर, उसको आज कॉल तक नहीं करते, उसको देखते खर्चा देना तो बहुत दूर की बात। दैट पर्सन कैन, इज दैट पर्सन रिलायबल? अपनी बच्ची का जो सका नहीं है वो मुल्क को क्या देगा भाई? अपने बच्चों को खर्चा नहीं दे सकता, वो आपको क्या देगा? वो आज की उनकी जो टैक्स रिटर्न में उन्होंने बताया 30 करोड़ रुपए का 35 करोड़ उनकी आमदन बढ़ चुकी है, गाड़ी ओन नहीं करते, अभी भी बकरियां उनकी टैक्स रिटर्न के अंदर है, बकरियां। बनी गाला का लिखा है उन्होंने जी कि वो मुझे गिफ्ट में मिला है। और मेरा मकसद है कि एक अजीब सी सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान, जैसे मैं कल परसों किसी की बात सुन रहा था, उसने कहा व्हाट आर द पाकिस्तान फ्यूचर, और ये इलेक्शन क्या है? उन्होंने कहा ये कोई अच्छा चॉइस है ही नहीं इलेक्शन में। पता है आपकी एस्टेब्लिशमेंट को, पता है आपके पाकिस्तानियों को, पता है कि पाकिस्तानियों के पास अब कोई चॉइस है ही नहीं है। और जिस तरीके से आज आपके सारे ये पीटीआई के पहले तो सारे पेपर इन्होंने ले लिए, फिर अब सारे सबके सब रिजेक्ट कर दिए इन्होंने। ये क्या इलेक्शन है?
इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कोई है, कोई इंटेग्रिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन रह गई है? आपका क्या ख्याल है? इंटरनेशनल मीडिया इन चीजों को नहीं देख रहा। और वजीर आजम साहब जो है वो कहते हैं ताजपोशी होनी है, इंग्लैंड से बुला के एक बंदे की ताजपोशी कर रहे हैं। तो आपको उस बंदे की क्या रिस्पेक्ट होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर? जब वो यूनाइटेड नेशंस जाएगा, अमेरिका आएगा, कहीं जाएगा, अगला प्राइम मिनिस्टर जो आप आइडेंटिफाई आपने कर दिया है, उसकी क्या इंटेग्रिटी होगी? स्टेट ऑफ पाकिस्तान की क्या इंटेग्रिटी होगी? आपकी अदालतों की क्या इंटेग्रिटी है? जो 4-5 अदालतें हैं, मैंने वो लिस्ट देखी है, आपके लाहौर के चीफ जस्टिस साहब का जो दामाद है उसको भी मिल गई है, टिकट मिल गई है। बल्कि जो पेशावर हाईकोर्ट में भाग भाग के जाते हैं, एक वो उमर अयूब साहब का कजन है जो जज वहां बैठा है, वो फैसले दे रहा है, और दूसरा जो है वो मुलाजम रहा पीटीआई के दौर में, वो एडवोकेट जनरल था। क्या क्या क्रेडिबिलिटी है अदालतों की? ये क्या आपका सिस्टम है? चलाने वाले ये क्या चला रहे हैं? ये क्या गोरख धंधा, क्या फ्रॉड बनाया आपने? और आप समझते हैं कि ये सारा चल रहा है, चलता रहेगा इसलिए? यू लुक वेरी पुअर इन द आईज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। You have no credibility. You have no. You cannot be trustworthy to begin with. सिर्फ और सिर्फ अमेरिका आपको लिफ्ट करा रहा है 2-4 चीजों की वजह से। आपको उन्होंने पूछा पहले पिछले दिनों में जब वो लवी डबी थे, मैं आज बल्कि बताना चाहूंगा आपका कि 2023 के शुरू में यूएस इंडिया रिलेशनशिप क्या थे जब मोदी साहब का दौरा था, आपको मुंह लगाता था। इमरान खान को आज तक कॉल गई है जो बाइडन की, चीखता रहा, वो तरस कर, वो मिनता, और पीरनी ने 200 बकरा उठेड़ा कुर्बान कर देता सी कि बाइडन की कॉल आ जाए। की कॉल उसने आज आपके सारे अब क्यों है? उसकी वजूहात इंडिया से डिसअपॉइंटेड थोड़े, सबसे बड़ी वजह ये। दूसरा, शायद वो इंडिया को थोड़ा सा चेक भी करना चाहते हैं कि यार ये हमने सारे अंडे एक बास्केट में डाले हैं, क्या हो रहा है ये सारा कुछ। तो उसमें आप फिर मस्त हो जाते हैं, थोड़े से डॉलर वो दिखाते हैं तो आप मस्त हो जाते हैं उसमें, लेकिन आपका सबसे बड़ा मसला आपकी इकोनॉमी है, जिसके बारे में किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं। दुख वाली बात। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आपकी थी कभी नहीं, जाने कहते हैं ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पहले कौन सी थी आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? और आपको पता भी है कि अमेरिका जो आपके साथ डील करता है हमेशा मिलिट्री डिक्टेटर्स को दे लाइक, क्योंकि वो डिलीवर कर पाते हैं। आपकी सियासी ना नशोनुमा हुई है, ना सियासी पार्टियां हैं, ना उनके अंदर सियासत है पार्टियों के, ना उनके बाहर है। अब देखें दूसरे साहब के रिजेक्ट हो गए, मरियम साहब की जो 3 जगह उन्होंने अप्लाई किया, तीनों जगह से एप्लीकेशन उनकी एक्सेप्ट हो गई, दूसरे सब की रिजेक्ट हो। तो आपका क्या ख्याल है अगर वाशिंगटन डीसी में लोग जो बैठे हैं तो सीएस वो नाक में रोटियां डाल रहे हैं? आपकी एम्बेसी जो आपको पता है जो पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी है, इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बेसी, सीआईए का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर इस रीजन में वहां है। आपका क्या समझते हैं कि वो सारे पकौड़े लग गए इन तड़न होते? वो सारे थोड़ियां अखबार ट्रांसलेट कर करके भेज रहे थे, फाइल बन रही हैं, थोड़ियां फाइल बनी हैं अगे ऑलरेडी। लेकिन ये कि वो चीमा सब चीजें काफी प्रोग्रेस कर रही हैं उस रीजन के अंदर भी। और खासकर आज एक और खबर भी बड़ी अजीब से आई है, जो आज सुबह मैं क्योंकि न्यू ईयर की छुट्टियों की वजह से तो मैं ज्यादा फोकस कर रहा था चीजों पे, कि एक नई खबर जो आपके देखने वालों को कि इजराइल इज आस्किंग, वहां के जो सियासतदान हैं, खासकर वो नफ्ताली बेनेट, उन्होंने ट्वीट भी किया है और उनके बारे में उन्होंने वॉल स्ट्रीट के एक आर्टिकल में भी उन्होंने बयान दिया है कि वी एक्सपेक्ट यूएस टू अटैक ईरान डायरेक्टली। और दूसरा साथ उनको सपोर्ट अब यहाँ के सियासतदान कर रहे हैं, रिपब्लिकन लिंडसे ग्रैम है, उन्होंने कहा है कि और खासकर जो नफ्ताली बेनेट है उन्होंने कहा है कि ईरान इज अ ऑक्टोपस ऑफ टेररिज्म, उन्होंने उसकी जो प्रॉक्सीज है उसके बारे में बात की है। तो ये नई बातें आ रही हैं सामने। और दूसरा, बल्कि मैं बड़े तफसील से बल्कि मैं बताना भी चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से इजराइल की वार में इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे, और लोगों के ऊपर तजर्बात किए जा रहे हैं, जिंदा सिविलियंस के ऊपर, और दोबारा तैयार किए जा रहे हैं सिस्टम जो कल को इजराइल बेचेगा आप जैसे मुल्कों को, जो वहां पे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं कि किस तरह से टारगेट किए जाते हैं, हाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट द टारगेट्स, किस तरीके से फेस रिकग्निशन, वॉइस रिकग्निशन सेल फोनों से, किस तरीके से इस मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टारगेट तैयार करती है, 300 से 350 टारगेट तैयार किया जाता है और उस पर अटैक किया जाता है, जिसमें मेजॉरिटी सिविलियन, ज़ाहिर है 23,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। उनमें मेजॉरिटी 40% तो बल्कि बच्चे हैं, मेरे ख्याल में 70% आप उनमें सिविलियन होंगे, 80%। और हालात ये है कि आप 1.9 बिलियन मुसलमान लाचार, परेशान, जलीलो ख्वार, अपने मुल्कों में भी जलीलो ख्वार, जो बाहर बैठे वहां भी जलीलो ख्वार। जिस तरह किसी ने कहा था, उसने कहा था दुनिया में जलील हो रहे हैं मुसलमान होने की वजह से, आखिरत में जलील होंगे कि अच्छे मुसलमान नहीं थे, थल्ले भी जुतियां उत्ते भी जुतियां। फिर यही मेरा ख्याल दिस इज आवर फेट इज चीमा सा। लेकिन उस पर अगला मैं जो बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने कुछ वो फोरकास्ट बताएं प्लीज। फोरकास्ट उन्होंने की कि 5 चीजें एक्सपेक्ट करनी चाहिए जो हो रही हैं 2024 में। वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, 5 चीजें प्रेडिक्ट उन्होंने की। उन्होंने कहा दुनिया में बड़े मुल्कों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, ये फैक्ट है। उन्होंने कहा कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमी यूएस, यहां भी इलेक्शन, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया, वहां भी इलेक्शन। उसके बाद उन्होंने कहा कि यूक्रेन सबसे स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी विच इज अंडर थ्रेट, ताइवान। मैंने पाकिस्तान तो वैसे ही उसमें ऐड कर दिया, हालांकि पाकिस्तान में इलेक्शन तो नहीं हो रहे, वहां तो वैसे ही सिलेक्शन हो रही है।
लेकिन दुनिया के अंदर बड़े बड़े मुल्कों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। एक तो ये 2024 का उन्होंने कहा। दूसरी उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि उन्होंने कहा कि किस तरीके से ड्रोन जो है अगली फेज में जाएगा। ड्रोन अगली फेज से मुराद ये है कि ड्रोन आगे टैक्सियां शुरू होंगी विदाउट ड्राइवर, और उसमें कुछ कंपनियां हैं, एक वोलोकॉप्टर एक कंपनी है, वो बनाएगी, उसको उड़ाएगी। बल्कि कई जगहों के ऊपर इस वक्त अमेरिका के अंदर भी ये तजर्बात हो रहे हैं कि रोबोट डिलीवर कर रहे हैं, वर्जीनिया में भी कर रहे हैं, और कई जगहों पे मैंने देखा है कि रोबोट जो है वो फूड और पैकेजेस डिलीवर कर रहे हैं ऑलरेडी। और ये लेकिन ये अगले लेवल पर जाएंगी। एक कंपनी पिवटल है, वो अपनी गाड़ियां बनाएंगी, आपको गाड़ियां बेचेगी जो उड़ेंगी गाड़ियां, और उसकी कीमत $1,90,000 होगी। ये 2024 में आगे जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में रूल्स और रेगुलेशंस जो है उनको थोड़ा एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस वक्त भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं, कई ममालिक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना शॉक वेव पहले ही दे दिया है कि 30,000 गूगल के एम्प्लॉइज जो है उनको फायर कर दिया जाए। 1,70,000 उनके टोटल 1,70,000 टोटल मुलाजिम है, 30,000 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दे विल लूज देयर जॉब्स। उससे चौथा पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है कि माहौलियात के बारे में, कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रमोट किया जाएगा, और किस तरीके से जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और बिलखसूस उन्होंने उसमें आर्टिकल में लिखा है कि पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट की स्मार्ट पैकेजिंग की जाएगी जो रिसाइकलेबल हो सके। तो माहौलियात के ऊपर दुनिया जो है वो काफी इस वक्त परेशान है। जो पांचवी चीज जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग उन्होंने लिखी है कि ब्रिक्स को एक्सपेंड किया जाएगा, और होता नजर आ रहा है क्योंकि रशिया और चाइना दे बोथ वांट टू काउंटर अमेरिकन इन्फ्लुएंस। तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा वो चीमा साहब IMF को होगा, क्योंकि वो अपना बैंकिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि IMF जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को मैनिपुलेट करता है पैसे देकर, तो उसका तोड़ निकल। दूसरी एक सबसे उसके आखिर में जो था वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, मैं परेशान उसको देख के उन्होंने कहा कि ऑलरेडी अमेरिकन इन्फ्लुएंस पहले ही कमजोर हो चुका है। यूक्रेन की बातें टर्की में हो रही हैं और गाजा की बातें कतर में हो रही हैं, अमेरिका में नहीं हो रही। तो ये उन्होंने आखिर में लिखा। चीमा साहब उसके बाद आखिर में मैं ये खास कर कहना चाहूंगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखी कल, वो ये थी कि न्यू ईयर आने वाला है। न्यू ईयर के ऊपर आपने तो पाबंदी लगा दी है। जो आपके इवेंट हो रहे थे, काकड़ साहब ने कहा कि चलो, लेकिन पहले भी कौन सा किसी के पास पैसा है। आपके वही लोग न्यू ईयर पाकिस्तान मना रहे हैं जिनकी इनकम डॉलर्स और पाउंड में है। रुपयों में तो न्यू ईयर मनाया नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद जो इंटरेस्टिंग बात यह थी कि दुनिया के अंदर न्यू ईयर मुख्तलिफ डेटों में है। भारत के अंदर 9 मुख्तलिफ किस्म के न्यू ईयर मनाए जाते हैं डेट्स के लिहाज से। उसके बाद इथियोपिया का न्यू ईयर जो है उसका अपना है, एक सिस्टम है। चाइना का चाइनीज न्यू ईयर उनका अपना है, इस्लामिक अलग है। और उसमें मैं खासकर जो चीजें कुछ बताना चाहता हूं कि कहते हैं कि न्यू ईयर के ऊपर लोगों की क्या पसंदीदा चीजें हैं, उसके बारे में मुझे इत्तेफाक हुआ है कि भारत के अंदर लोग दिए जलाते हैं, लैंप्स के बारे में उनकी चीजें। उसके बाद जो स्पेनिश लोग हैं वो ग्रेप्स खाते हैं, और दूसरा उसके बाद जो ब्राजीलियन है वो लेंटल खाना पसंद करते हैं न्यू ईयर पे। और उसके बाद साउथ अमेरिकन कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां पे गुड लक समझा जाता है, खाली टैची केसेस, खाली सूट केस को लेकर निकले तो उससे वो गुड लक होती है न्यू ईयर की। ये मैं चीजें कुछ आपके देखने वालों के साथ शेयर करना चाह रहा था। बिल्कुल, थैंक यू तार साहब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इन टर्म्स के मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। इस वक्त तमाम जो ममालिक हैं वो और लीडरशिप जो है वो इनफैक्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल किस तरह का होने जा रहा है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, IT का हो, वो कैसे कैसे हमें जो है वो इम्पैक्ट करने जा रही है। हमें कोई समझ नहीं है कि हम ये चीज़ें कैसे होंगी। पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, हमारे आर्मी चीफ भी और बाकी लोग भी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन IT और टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन्स कितना ज़्यादा रोल प्ले करेंगे, इसके लिए ज़ाहिर बात है कि ये प्रॉपर शायद हमारी यूनिवर्सिटीज़ अब उतनी इक्विप नहीं है। और टेक्नोलॉजी तार साहब पाकिस्तान में इतनी एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी बनती नहीं है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, और लोकली हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो हम ज़ाहिर बात है वो नताइज नहीं ले सके अपनी फसलों से जिस तरह हमें नताइज लेने चाहिए। हमारे साथ मिडल ईस्ट है तार साहब, बल्कि तार साहब ये जो I2U2 की डील हुई थी पहली, तो उसमें अमारातीज़ ने और इजरायली ने इंडिया के अंदर हैदराबाद और गुजरात में अरबों डॉलर लगा रहे हैं ताकि वहाँ पे चीज़ें उगाएं। और ये साथ मिडल ईस्ट है तार साहब, सारा कुछ वहाँ से ऑस्ट्रेलिया और कहाँ से आता है। हम तो उनको भी नहीं भेज सकते, हमारी ज़मीनें जो हैं वो बंजर पड़ी हुई हैं। तो आई विश कि हम भी वो ग्रीन रेवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें और अपनी जो है वो ज़मीनों को बेहतर कर सकें ताकि हम भी अपनी भी रोटी पूरी कर सकें। और हमारी सारी तार साहब स्मगलिंग हो जाती है अफगानिस्तान, और तुम बार आते खोते हैं फिर देने साढ़ा आटा भी लै जाते हैं। हमारी यूरिया तार साहब, हमारे किसान रो रहे हैं, यूरिया अफगानिस्तान चली जाती है, हम यहाँ ग्रीन बातें कर रहे हैं। चीमा साहब, मैं बल्कि दुख है, मैं दुख से कहता हूँ ये बात को, मैं खुश नहीं हूँ इस बात पे कि आपके सारे अफसरान जो हैं वो सारे अमेरिकन और ब्रिटिश एजुकेटेड हैं।
हमारे जो पठान भाई हैं वो खोतों पे और मोटरसाइकिलों पर हैं, लेकिन किस खूबसूरती के साथ डॉलर उन्होंने सक किया। देखें, वो कोयला लेकर आते थे यहाँ पाकिस्तान में, वो कहते थे कि हमने पेमेंट जो है वो रुपयों में नहीं लेनी, डॉलरों में लेनी। ये मेरे जो ब्यूरोक्रेट आप भेजते हैं यहाँ पे, ये इनको हार्वर्ड और इनको ऑक्सफोर्ड नहीं सिखा सका। उन खोतियां बैठे हुए सीख लिया कि कोड़े लेके जाने पाकिस्तान, इन रिटर्न विल नॉट टेक रुपीज। और दूसरा मैं एक और बात बताना चाहूँ, मैंने बिलखुसूस इसके बारे में पढ़ा है। हमारे हाफिज साहब ने, आर्मी चीफ साहब ने इसके बारे में भी सिर्फ एक बयान ही दिया था, रोक नहीं सके स्मगलिंग को, रोक नहीं सके स्मगलिंग को। आप बल्कि आपकी स्टेट प्रमोट करती है स्मगलिंग को। उसकी वजह यह है कि अगर ट्रेड, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। हमारे मिलिट्री चीफ साहब को पता है कि बॉर्डरों के ऊपर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग लगते हैं वो कितने अमीर होकर निकलते हैं वहां से। मैं आज एक आर्टिकल पढ़ के पाकिस्तान के मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि वो पाकिस्तान में फेल क्यों होती है। उसकी वजह यह है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम लेकर पाकिस्तान जाती हैं, वो पूरा टैक्स देती हैं, हर चीज रैकेट पे होती है, लेकिन उनका जो कंपेटिटर होता है वो सारा काम कैश में करता है, अंडर द टेबल करता है, और वो हर चीज सस्ती दे सकता है। इसीलिए हर दूसरे साल कोई ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी वहां से फरार हो जाती है। लेकिन पता है आपको उसकी वजह यह है, आपको चलाने वाले सारे बड़े उस्तरे ने, ये बल्कि ऐसे उस्तरे हैं दोनों तरफ, एक चाकू ये दुआ पासों कट दे, ये सज्जे जाते ता भी कटते जाते, खब्बे जाते ता भी कटते जाते, क्योंकि सारे ऑक्सफोर्ड दे या हार्वर्ड दे पढ़े तो बोलते अंग्रेजियां ने, IMF ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ स्वाद आ गया है। ये पता है, हाफिज साहब को सब पता है। मैं हाफिज साहब ने आज भी नारा लगाया है कि मैं माफियाज को पकड़ूंगा, खुदा दा ना जे छेती पकड़ लो अगर हो सकता है ते। अगर ਤੁਹਾਡਾ भी 10 साल का प्रोग्राम है तो पाकिस्तानी जे बचना 10 साल। सही बात है तार साहब, ये हमें जो हमारी लीडरशिप है ये इनको सोचना पड़ेगा, उन उन लोगों को सोचना पड़ेगा जो बस वोट दे देते हैं बिरयानी के नाम पे 5,000 रुपए के वोट नहीं दे, उनके वोट तो पहुंचते ही नहीं कहीं तो बेचारे। वो वोट भावे मैं कहना नाम ही पाड़ दे तुसी वोटां दा केड़ा जे। वो आपको तो पता लेनिन की थ्योरी पसंद आ गई, वो कहता वोट डालने वाले से वोट गिनने वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों, जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं ना, तब से पाकिस्तान मतलब कि भाई साहब मतलब कि सदमे में है, तब से सदमे में, 2014 से सदमे में है कि भाई हमारे साथ हो रहा है तो हो क्या रहा है। ठीक है भाई साहब, पाकिस्तान वैसे तो भाई साहब मतलब कि बहुत कूदने की कोशिश करता है कि भाई कभी अमेरिका कैंप में जाके बैठ जाता है, कभी चाइना कैंप में बैठ जाता है, मतलब कि दोनों जगह पे संतुलन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन भाई साहब ये मतलब जैसे भारत की मतलब कि भारत की नीति है ना कि मतलब नॉन अलाइनमेंट की, किसी के साथ भी नहीं मिलना, लेकिन सबके साथ और साथ में मिलकर काम करना है। वैसे सोच रहा है कि पाकिस्तान भी कर ले, लेकिन भाई पाकिस्तान मतलब कि सोच अच्छी है, सोच अच्छी है कि भाई ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब उसको करने के लिए ना भाई साहब जेब में कुछ पैसे भी होने चाहिए, पहले अपनी औकात भी होनी चाहिए कि भाई साहब उन लोगों के साथ में हम बैठ सकें। मतलब कि आप मतलब क्योंकि भाई इंटरेस्ट बेस्ड दुनिया है, सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ आप दें तो कुछ आप लें। भाई साहब अगर ये चीज़ नहीं होगा तो भाई तुम उस मतलब कि उस महफिल में, जो अमीरों की महफिल होती है ना, उस महफिल में तुम बैठ नहीं सकते, उस जगह पर फिट नहीं हो सकते। पहले उस काबिल अपने आप को बनाना चाहिए, नहीं तो भाई सिर्फ बेइज्जती होती है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो बोल भी रखा है कितनी बार कि मैं जब भी किसी दूसरे बड़े मुल्क जाता हूँ मांगने के लिए तो जाता हूँ, तो फिर वो कहते सोचते हैं कि भाई ये आ गया फिर से मांगने, तो कहता है कि भाई कि मैं मांगने नहीं आया, लेकिन भाई मजबूरी है, मतलब कुछ अरसा आप हाथ बटा दें, ठीक है, पाकिस्तान का साथ दे दें, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ऐसे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को खुद कहता है कि भाई साहब ये हमें भिखारी कौन समझते हैं हम सब, हमें पाकिस्तान को। तो भाई पाकिस्तान जब तक मतलब कि पैरों पर नहीं खड़ा होगा, ये आतंकवाद का दामन नहीं छोड़ेगा, तब तक पाकिस्तान मतलब कि नॉन अलाइनमेंट वाली नीति को नहीं अपना सकता, अपने यहाँ पर मतलब कि इकनॉमी को बूस्ट नहीं कर सकता। अभी तो पाकिस्तान ने इकनॉमिक्स के रिफॉर्म्स नहीं करे हैं भाई, रिफॉर्म्स तक नहीं करे इन्होंने भाई साहब। ये कम से कम 100-200 साल पीछे हैं भारत से, 100-200 साल पीछे हैं भाई ये भारत से, और भारत का मुकाबला करते हैं। भाई मुकाबला करने से पहले भाई साहब उस लेवल पे तो ले आओ अपने आप को, कम से कम इकोनॉमिक के रिफॉर्म्स तो करो, तब जाके तुम भाई साहब दूसरे देशों के साथ में नॉन अलाइनमेंट वाली नीति अपनाओगे। अरे तुम भाई साहब एक बंदे के एक ही पक्ष के साथ में रहो ना, तब जाकर तुम्हें थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिलेगा। जैसे अमेरिका के साथ में तो अमेरिका के साथ में रहो, चाइना के साथ में तो चाइना के साथ में रहो। अब तुम अमेरिका की गोद में बैठ गए हो, ठीक है, वैसे अब चाइना नाराज़ हो गया, अब चाइना के भारत के साथ रिलेशनशिप और भी तगड़े हो जाते हैं, मतलब कि अभी तक तो हो गए हैं बहुत अच्छे रिलेशन, और भी तगड़े हो जाते हैं, तो भाई पाकिस्तान कहाँ मुँह छुपाएगा। पाकिस्तान तो यही सोचता है ना कि भाई भारत मतलब भारत को काउंटर करने के लिए हमारे पास चाइना है, ठीक है भाई साहब, चाइना है, और भारत को काउंटर करने के लिए हमें चाइना हथियार देगा। तो भाई चाइना बता, भाई चाइना अपने बाप का सगा नहीं है यार, तुम्हारा क्या सगा होगा भाई, एक बात बताओ भाई साहब। चाइना का माल सुना है ना कि चला तो शाम तक नहीं तो चांद तक। भाई
चलता है भाई, ऐसे ही सीन रहता है भाई चाइना का। मतलब चाइना का पे भरोसा नहीं करा जा सकता भाई, ठीक है भाई। सो अगर तुम उनके साथ में साथ दे रहे हो हर चीज़ में तो भाई मान सकते हैं, लेकिन भाई जब तुम धोखा देते रहोगे भाई, सी पैक के नाम पे तो इतना पैसा खा गए हो चाइना का। मतलब सी पैक के नाम पे इतना पैसा खा चुके हैं ना ये पाकिस्तानी भाई साहब, चाइनीज़ों को शर्म आती है भाई साहब, कैसे लोग हैं भाई साहब। हमने पैसा लगाया, ठीक है भाई साहब, हमारे चाइनीज़ लोगों को वहाँ पे मार दिया जाता है भाई साहब। वहाँ पे जो आतंकवादी के गुट बने पड़े हैं भाई साहब, वो चाइनीज़ लोगों पे अटैक कर देते हैं, और भाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है भाई। तो चाइना भी तो सोचता है ना कि भाई साहब हमने कहाँ पे पैसा लगा लिया है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है भाई साहब, ये जो ऐसा क्या चीज़ है जो अभी तक बनने में नहीं आ रही भाई, ठीक है भाई साहब, बनने में ही नहीं आ रही। और पाकिस्तान भाई साहब बड़े बड़े दावे करता है चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर से तो भाई साहब हम फतेह कर देंगे, दुनिया फतेह कर देंगे, इकनॉमी हमारी बूस्ट हो जाएगी, इकनॉमी भारत से ऊपर चली जाएगी भाई साहब। मतलब कि भाई एक बंदे होते हैं जो भाई साहब सिर्फ बोल में ऊँचे होते हैं, एक बंदा होता है, जो बंदे होते हैं जो कि भाई साहब अपने काम से ऊँचे होते हैं, अपने काम से ऊँचे होते हैं। कुछ लोग होते हैं पेपर पे होते हैं, बस सिर्फ पेपर पे। कुछ लोग होते हैं भाई साहब जो करके दिखाते हैं, सिर्फ बोलते नहीं हैं भाई, बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ वो करके भी दिखाते हैं, ठीक है भाई साहब। तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि भाई मतलब कि भाई अमेरिका के साथ में रहना है, पाकिस्तान के मतलब कि अमेरिका के साथ में रहना है, चाइना के साथ में रहना। अब अमेरिका के साथ में तो अमेरिका के साथ में ही रहो, नहीं तो बेटा पाकिस्तान, क्योंकि भाई ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने कहा था 33 बिलियन खा गया पाकिस्तान हमारे, ठीक है, और इसने हमारे लिए कुछ काम भी नहीं करा। ये वो ही डोनाल्ड ट्रंप है जिसकी गोद में बैठ के तुम्हारा आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर जो क्या बोलते हैं गीत गा रहा है, ठीक है भाई साहब, और मतलब कि भाई मदद कर रहा है अमेरिका की। भाई यार मतलब कैसे लोग हैं भाई ये, मतलब कि भाई इन्हें मतलब कि अपने पास्ट से भी सीखते भी तो नहीं है। अपने पास्ट में देखना तो चाहिए कि भाई तुम्हारे साथ में क्या करा है अमेरिका ने। जैसे अफ़गानिस्तान में घुसा था अमेरिका, तो भाई तुमने मुहाजिर तैयार करके दिए थे भाई साहब, ठीक है भाई साहब, अफ़गानिस्तान से लड़ने के लिए और अमेरिका का साथ देने के लिए। तो भाई वो जो तुमने तालिबानी बनाए थे, तो भाई साहब वो तुम पे अटैक कर रहे हैं आज की डेट में भाई साहब। वॉर छिड़ी पड़ी है पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ में, और वही गलती पाकिस्तानी फिर कर रहे हैं भाई साहब। मतलब कि अमेरिका का साथ देकर, ठीक है भाई साहब, जो अमेरिका भाई साहब 85 बिलियन के भाई साहब हथियार छोड़ गया भाई साहब, क्या बोलते हैं तालिबानियों के लिए भाई साहब। अफ़गानिस्तान से रात के अंधेरे में जिस तरीके से भागे हैं भाई साहब ये अमेरिकन्स, भाई साहब वो तो देखने लायक ही था। मतलब कि अफ़गानिस्तान से कैसे भागे हैं ये अमेरिकन्स, ठीक है भाई साहब, देखने लायक दृश्य था वो भाई। मतलब कि भाई वो प्लेन में चढ़े हुए हैं, प्लेन में भाई प्लेन जा रहा है अमेरिका का, और भाई कैसे कैसे मतलब कि अफ़गानिस्तान के लोग उस पर चढ़ रहे थे भाई। वो तो भाई वो दृश्य तो भाई बिल्कुल अलग ही थे, ठीक है भाई। और मतलब जिस तरीके से वो इतना असला छोड़ के गए हैं पाकिस्तानियों पे अटैक करने के लिए भाई साहब, तालिबान को दे के गए हैं, उस तरीके से तो पता चलता है कि भाई पाकिस्तान की मंशा क्या थी। और फिर भी पाकिस्तानी मतलब कि अमेरिका के कैम्प में जाके बैठ जाते हैं और अमेरिका की मदद कर रहे हैं भाई इस जंग में भी। जो अमेरिका ने मतलब ईरान पर अटैक किया था, और भाई उसके बाद भाई साहब मीडिएटर बना दिया पाकिस्तान को। सबसे बड़ा फ्रॉड है भाई साहब, पाकिस्तान को मीडिएटर बना दिया भिखारी लोगों को। अरे भिखारी यार, मतलब कि भिखारी होस्ट ऐसा होता है जो दोनों पक्ष उसकी बात सुने। जैसे आपने वो देखा होगा ना, न्यूज़ चैनल में डिबेट्स आती हैं, तो एक डिबेट होता है, ठीक है, तो डिबेट होता है, उसमें एक होस्ट बैठा होता है जो कि भाई साहब मतलब कि एक जो मुद्दा मतलब कि पक्ष विपक्ष पे चलता है, उस मुद्दे को लेके आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। मतलब कि आगे आगे जो गेस्ट होते हैं उनको देते रहते हैं, ठीक है भाई साहब, इस मुद्दे पे बोलिए, इस मुद्दे पे बोलिए। ये क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो कि होस्ट तय करता है, ठीक है भाई साहब। अब होस्ट ही भिखारी हो जो उस होस्ट की कुछ सुनेगा नहीं, तो भाई कैसे चलेगा, बताओ कैसे चलेगा भाई। मतलब कि समझ नहीं आता भाई, ठीक है भाई। सो अब फिर से कह रहे हैं कि फिर से इस्लामाबाद में टॉक्स होएगी, सेकंड राउंड टॉक्स। पहली तो तुम्हारी फेल्ड हो गई, अब दूसरी करवाओगे भाई साहब। मतलब कि और क्या बोलते हो तुम, अमेरिका और ईरान की करवा रहे हो भाई साहब। सबसे बड़ा मसला तो भाई इसराइल का है। इसराइल ने तो करा था अटैक भाई साहब, अमेरिका ने तो साथ दिया था बस, और इसराइल ही उस टॉक्स में नहीं है। तो भाई साहब किस बात का भाई साहब मीडिएटर हो रहा है। मतलब कि एक तरफ क्या बोलते हैं पाकिस्तान दावा कर रहा था कि भाई हमने तो भाई मीडिएटर का रोल निभा दिया और हमने तो जंग भी बंद करवा दी, ठीक है भाई साहब। दूसरी तरफ भाई साहब इसराइल लेबनान को ठोक रहा था। ये दृश्य हमने खुद देखे भाई साहब, दूसरी तरफ लेबनान को ठोके जा रहा है भाई साहब, और पाकिस्तान कह रहा है कि भाई साहब हमने तो भाई साहब सारी मतलब कि जंग रुकवा दी है। उसमें लेबनान भी इंक्लूड है, अमेरिका है और इसराइल, ईरान, लेबनान
सारे उसमें इंक्लूडेड है कि भाई साहब अब जंग नहीं होगी भाई। लेकिन भाई वो दृश्य भी हमने देख लिए। तो भाई मतलब कि पाकिस्तान पे मतलब कि कोई भरोसा नहीं कर सकता। अब तो भाई साहब अमेरिकन प्रेसिडेंट पे भरोसा करने को कोई दिल नहीं करता, क्योंकि भाई साहब वो कैसी कैसी बातें करते हैं। तो भाई वो सबके डोमेन में, पब्लिक डोमेन में। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।